हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉमर्स का चैप्टर है स्टेक होल्डर्स। जब हम लोग स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे उस चीज को कंफ्यूज करते हैं विद शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि स्टेक होल्डर अलग चीज है और शेयर होल्डर अलग चीज है। लेकिन जब हम लोग स्टेक होल्डर का टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले हमको कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए दैट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? सो ऑर्गेनाइजेशन आर द कलेक्टिव्स ऑफ पीपल दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द परस्यूट ऑफ रिलेटिवली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमारा बिजनेस है, तो उसमें कुछ लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं और उनका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सबसे पहले अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड इज मैक्सिमम सेल्स, थर्ड मैक्सिमम वेल्थ, फोर्थ कैप्चरिंग द मार्केट। कुछ भी हो सकता है। यानी हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हमारा इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इवन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। और जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। जैसे कि कॉर्पोरेशंस है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओ बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको एमएनसी बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। हम लोग किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। सो बेसिकली हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में या तो हम लोग गुड्स में डील कर रहे हैं या तो हम लोग सर्विसेज में डील कर रहे हैं। मैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो वो बेसिकली क्या है? गुड्स, प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो वो क्या है? बेसिकली सर्विस है। सो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही चीजों में डील करती है। इट कैन बी आइदर प्रोडक्ट और इट कैन बी सर्विसेज। और हमारा इंटेंशन क्या होता है? टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। हम लोग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं बाय द सेल ऑफ प्रोडक्ट और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और जब हम लोग कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सबसे फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पे हमारा इंटेंशन होता है टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्योरली बना रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हम लोगों को, फिलिप्स है, सोनी है, सैमसंग है। ये सब कंपनीज खुद ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, मतलब खुद ही ये लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। सो बेसिकली इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। एक जगह से प्रोडक्ट परचेस करके दूसरी जगह पे मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहां पे हमें एग्जांपल दिया है OLX। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा OLX पे चीजें भी चेक की होगी, सेकेंड हैंड गुड्स के लिए होता है। एक जन परचेस कर रहा है, एक जन सेल कर रहा है, तो वो बेसिकली ट्रेडिंग है। अगर हम लोग वॉलमार्ट की बात करते हैं, पैंटालून्स की बात करते हैं, तो ये सब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम लोग प्रोडक्ट को परचेस करके उसको आगे सेल करने वाले हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन की बात की है वो है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो इसके अंदर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस सर्विस है, बैंकिंग सर्विसेज है, और उससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अलग अलग सर्विसेज चाहिए वो ये इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है SBI लाइफ इंश्योरेंस है, LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, HDFC, स्टेट बैंक, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, और ये लोग इंश्योरेंस सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टर्स। जब हम लोग ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये लोग हमें क्या कर रहे हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, किसकी मदद से? बेसिकली तो रेलवेज है, एयरवेज है, रोडवेज है, इन सब अलग अलग तरीकों से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जेट एयरवेज, या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन यानी शिप के थ्रू भी लेके जा सकते हैं, इंडियन रेलवेज है। अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग पैसेंजर्स को या फिर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज वेयर हाउसिंग। जब हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो बेसिकली वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो गोडाउन। यानी यहां पे हम लोग गुड्स को क्या करने वाले हैं? बेसिकली स्टोर करने वाले हैं। बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज होती है वेयर हाउस के अंदर। जनरल वेयर हाउस होते हैं, स्पेशल वेयर हाउस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कोल्ड स्टोरेज में रखनी होती है। सो बेसिकली हमको वेयर हाउस में भी अलग अलग फैसिलिटीज मिल जाती है। तो ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जो हमने देखे हैं।
अब उसके बाद जो हमें देखना है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक गोल जो होता है उसकी बात की है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा मेरा इंटेंशन क्या हो सकता है? हायर मार्केट शेयर। हायर मार्केट शेयर का मतलब है मैं चाहता हूं कि मार्केट में मैक्सिमम लोग मेरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें, मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करें। दैट इज मार्केट शेयर। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम क्या वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? नॉट पॉसिबल, वो चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट इज ग्रोथ इन दी एसेट्स। कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ आना चाहिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमारा बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने दिमाग में लेके चलता है। अब ये तो हमने इंट्रोडक्शन देखा है अभी तक चैप्टर का। अब मेनली हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मीनिंग। और जब हम लोग स्टेक होल्डर की मीनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको स्टेक का मतलब पता होना चाहिए। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। सो स्टेक होल्डर मीन्स इंटरेस्ट होल्डर्स, ऑल दोस पर्संस हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज स्टेक होल्डर। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट क्या है? स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर की बात करता हूं, शेयर होल्डर को मेरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट है, वो भी क्या हुआ? स्टेक होल्डर। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मेरी कंपनी से सैलरी मिलती है, तो एम्प्लॉय क्या है? स्टेक होल्डर। यानी जिन भी लोगों को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर बोलेंगे। सो वर्ड याद रखना है, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग देखते हैं। स्टेक होल्डर आर द इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस हैविंग अ स्टेक इन द डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। जब हम लोग स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो ये ऐसे लोग हैं, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका बेसिकली स्टेक है, इंटरेस्ट है हमारे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में। उसका डेफिनेशन भी हमें दिया हुआ है। स्टेक होल्डर आर एनी आइडेंटिफाइबल ग्रुप और इंडिविजुअल who can affect the achievement of the organization's objective or who is affected by the achievement of organization's objective। स्टेक होल्डर मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट पे इफेक्ट आता है, या फिर मेरी वजह से उनके ऊपर कोई इफेक्ट आता है, उसी इंसान को मैं क्या बोलूंगा? स्टेक होल्डर। उनकी वजह से मुझ पे इफेक्ट आ रहा है या फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आने वाला है, वेदर इट कैन बी अ पॉजिटिव इफेक्ट और इट कैन बी अ नेगेटिव इफेक्ट। सो सबसे पहले तो सभी लोगों को स्टेक होल्डर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये अभी तक हमने क्या देखा है? मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, दैट इज प्राइमरी स्टेक होल्डर एंड सेकेंडरी स्टेक होल्डर। प्राइमरी स्टेक होल्डर यानी बेसिकली यहां पे जो हमारा इंटरेक्शन है वो किसके साथ है वो देखना है। यहां पे हमारा जो इंटरेक्शन है वो ओनर्स के साथ है, यानी शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, ये सब लोगों के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन है। ये सब लोगों के साथ हम लोग डे टू डे में इंटरेक्ट करते रहते हैं। गुड्स को या फिर सर्विसेज को अगर एक्सचेंज करना है, प्रोड्यूस करना है, ऐसा कुछ भी करना है तो उस टाइम पे इन लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, कि जिनके साथ मैं बेसिकली डायरेक्टली क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं। उसी तरीके से सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स है। सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स मतलब बेसिकली डे टू डे में हम इन लोगों के साथ शायद इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट के साथ हम लोग डे टू डे में कम्युनिकेट करते हैं? नहीं। रेगुलेटरी बॉडीज है या फिर जनरल पब्लिक, ट्रेड एसोसिएशंस, मीडिया, ये कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके साथ हम लोग रेगुलरली कांटेक्ट करते हैं या डे टू डे में कांटेक्ट में रहते हैं। जो डायरेक्ट इंटरेक्शन बेसिकली होता है वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स के साथ होता है, और उस इंटरेक्शन की वजह से सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स भी अराइज होते हैं, इनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है। सो क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम लोग याद रखेंगे, एक है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और दूसरा है सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स देखने हैं, बहुत इजी टॉपिक है, नाम से ही पता चल जाता है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हु आर आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उसे मैं क्या बोलूंगा? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है यूनियंस है, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स,
कस्टमर्स। क्या ये लोग हमारे बिजनेस में हैं? नहीं, बिजनेस के बाहर है। और एक चीज याद रखना, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को कंट्रोल करना कभी भी हमारे लिए एज सच इतना पॉसिबल नहीं होगा। और जब हम लोग इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो ये ऐसे स्टेक होल्डर्स है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जैसे कि एम्प्लॉइज है, शेयर होल्डर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो लोग बेसिकली कंपनी को मैनेज करते हैं, ये सभी लोग इंटरनल स्टेक होल्डर्स है। दे एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो याद रखेंगे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स, अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स क्लियर होने चाहिए। अब यहां तक तो हमने देखा, मीनिंग देखा है अब तक हमने सिर्फ। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूड होते हैं। वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है वो क्या है? सप्लायर। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? सप्लायर। सप्लायर इज बेसिकली a person who supplies raw materials, tools, equipment, services, energy, labor, etc. बहुत सारी चीजें हमको प्रोवाइड कर रहा है सप्लायर। और हम लोग हमारे बिजनेस में सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वहां से हमको रॉ मटेरियल मिलने वाला है, टूल्स मिलने वाले हैं, इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग लेबर के ऊपर, लेबर है, इनपुट है, वो सभी चीजों के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम लोग है ना हमेशा उस चीज का, कंपटीशन का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में 5 या 10 सप्लायर्स है तो मैं ऐसा सोचता हूं कि यार जिसके पास सबसे अच्छी क्वालिटी है और जो सबसे लोअर प्राइस पे ऑफर करेगा, मैं उसी से प्रोडक्ट परचेस करूंगा। सो बेसिकली, a commercial organization is taking advantage of the competition existing between the suppliers. सप्लायर्स के बीच में जो कंपटीशन है उसका फायदा कौन उठा रहा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, चूजिंग द राइट सप्लायर इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। सही सप्लायर को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि जो सप्लायर है वो हम लोग सोच समझ के सिलेक्ट करेंगे। और एक और चीज याद रखनी है कि हम लोग कभी भी किसी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आज एक चीज सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ किसी भी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता हूं और उस एक सप्लायर ने मुझे प्रोडक्ट सप्लाई करना बंद कर दिया, रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, एनीथिंग, उसने कोई भी चीज मुझे सप्लाई करनी बंद कर दी, तो मेरे प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इफेक्ट आ सकता है, मेरा प्रोडक्शन रुक सकता है। सो इट इज बेटर टू मेंटेन रिलेशन विथ नंबर ऑफ सप्लायर्स। एक से ज्यादा सप्लायर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करो, ताकि अगर किसी एक जन ने हमको रॉ मटेरियल सब सप्लाई करना बंद भी कर दिया तो भी हमें एज सच कोई इफेक्ट आना चाहिए नहीं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड मेंटेन रिलेशन विथ मेनी सप्लायर्स। अलग अलग सप्लायर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना है। ये हमारा सबसे फर्स्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का पार्ट था। सेकेंड इज गवर्नमेंट। जब हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉ एनफोर्सिंग बॉडी। गवर्नमेंट मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का मेन रोल क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, देखना कि हम लोग उस चीज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें, लोग उस चीज को, बिजनेसमैन उस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। और गवर्नमेंट सबसे मेन रोल क्या प्ले करती है? दैट इज वॉचडॉग। वॉचडॉग मतलब देखना, सुपरवाइज करना कि लोग उस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। लॉ लेके आने का काम गवर्नमेंट का है, लेकिन फॉलो करने का काम हमारा है। सो गवर्नमेंट बेसिकली लॉ पास करती है, इंप्लीमेंट करती है और देखती है टाइम टू टाइम कि हम लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, और इट कैन बी अ लोकल गवर्नमेंट, कोई भी हो सकती है। फर्क इतना है कि गवर्नमेंट है तो अलग अलग लेवल्स पे है, बट उन लोगों का रोल एज सच सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट इज सोसाइटी। जब हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं तो हमको सोसाइटी का बहुत ध्यान रखना है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में हम लोग सोसाइटी से ही क्या कर रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं। और अगर हम लोग सोसाइटी से ही इनपुट ले रहे हैं, उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं और सोसाइटी को ही भेज रहे हैं वापस से, तो सबसे मेन चीज हमको ध्यान रखना है कि सोसाइटी को सेटिस्फाइड रखें। सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होता, हमको सोसाइटी के नॉर्म्स का भी ध्यान में रखना है। आज से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, टोबैको कंपनीज है या फिर लिक्कर बिजनेस है, वाइन बिजनेस है, ये सब चीजें ये सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। अगर गुजरात में मैं वाइन सेल कर रहा हूं, टोबैको सेल कर रहा हूं या फिर लिक्कर सेल कर रहा हूं, जो चीज अलाउड नहीं है अगर, और वो हम सेल कर रहे हैं, तो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट में चला है। कभी भी कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो उसे ध्यान रखना है दैट ही शुड डू बिजनेस बाय सीइंग द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स।
जब हम लोग क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्रेडिटर्स के अंदर हम लोग बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या फिर जिन लोगों से हमने प्रोडक्ट परचेस किया है उन सभी लोगों को बेसिकली हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग हमारा बिजनेस वाइंड अप करेंगे, शट डाउन यानी बंद कर देंगे पूरी तरीके से, तो सबसे पहले हम जो पेमेंट करने वाले हैं वो क्रेडिटर्स को करने वाले हैं। शेयर होल्डर्स और वो सबको बाद में पेमेंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स के अंदर हम लोग सप्लायर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बैंक्स है, बॉन्ड होल्डर्स है, ये सभी लोग कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सो हमको इन सब चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है। अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बाद नेक्स्ट जो है वो है इंटरनल स्टेक होल्डर्स। मैंने पहले भी बताया था, इंटरनल स्टेक होल्डर्स मतलब बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमको दिया हुआ है वो दिया है ओनर्स और शेयर होल्डर्स। नॉर्मल बिजनेस है तो ओनर्स, और अगर कंपनी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो उस केस में होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स बेसिकली ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर आप लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं देन यू ऑल आर दी शेयर होल्डर्स ऑफ माय कंपनी। सो आज के टाइम में शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स में भी जो मेजर शेयर होल्डर्स है, जिनके पास लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टॉक है, जिनके पास ज्यादा शेयर्स है, तो उनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो सब कुछ हम लोग टाइम टू टाइम क्या करने वाले हैं, बेसिकली शेयर करने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, शेयर होल्डर्स ने अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उनका इंटरेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट लेंगे तो अच्छी चीज है। उनको वोट करना है, वोटिंग होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग हमारे बिजनेस में वोट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात की है। इंटरनल स्टेक होल्डर में सबसे पहले हमने जो देखा है वो हमने देखा है ओनर्स। सेकंड हम लोग जो देख रहे हैं वो है मैनेजर्स। जब हम लोग एम्प्लॉयर्स की बात करते हैं, मैनेजर्स की बात करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं किसी कंपनी की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, डायरेक्टर, मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, तीन अलग अलग लेवल है। रिपीट कर रहा हूं, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। सबसे पहले अगर हम लोग टॉप लेवल की बात करते हैं तो टॉप लेवल पे नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। ये लोग टॉप लेवल पे काम करते हैं। जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो सब चीजें वो किस में आता है, टॉप लेवल के अंदर आता है। नॉर्मली अगर कंपनी में देखें तो शेयर होल्डर्स को ओनर्स माना जाता है। अगर एग्जांपल लेता हूं रिलायंस, रिलायंस के अंदर 10,000 शेयर होल्डर्स है, बट क्या 10,000 शेयर होल्डर मिलकर कंपनी चला सकते हैं कभी भी? नॉट पॉसिबल। और कंपनी चलाने के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और इसीलिए ये डायरेक्टर्स हमेशा टॉप मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। जब हम लोग टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो लोग अपने पावर्स आगे थोड़े से डेलीगेट करते हैं, क्योंकि हर इंसान सारा काम तो कर नहीं सकता है, सभी काम मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं, तो मैंने पावर्स, कुछ पावर्स डेलीगेट किए, आगे पास ऑन किए। यानी जब टॉप मैनेजमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट को पावर्स डेलीगेट करता है, दैट इज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, उनको हमने बेसिकली क्या किया है, पावर्स को डेलीगेट किया है। और वो लोग फर्दर उस चीज को डेलीगेट करते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स को या फिर सुपरवाइजर्स को या फॉरमैन को, जो लोग लोअर लेवल पे आते हैं। तो टॉप लेवल बेसिकली मिडिल लेवल पे पास ऑन करेंगे, और मिडिल लेवल किस पे पास ऑन करेंगे, लोअर लेवल पे पास ऑन करेंगे। एंड द मैनेजर्स एक्ट एज ए लेजन बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स। लेजन मतलब लिंक। बेसिकली जब मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। अगर सबऑर्डिनेट्स के कोई सजेशंस है, ग्रीवियंसेस है, प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सुपीरियर की तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स है, तो वो लोग नीचे पास ऑन करेंगे। बेसिकली मैनेजर इज ए लिंक बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। सो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेक होल्डर है इंटरनल स्टेक होल्डर में। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय। जब हम लोग एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स भी बोल सकते हैं। एंड याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरा बिजनेस है, अगर मेरा बिजनेस चल रहा है ना, तो सिर्फ एम्प्लॉयज की वजह से। अगर हम लोग टाटा में देखें, टीसीएस में देखें, तो वहां पे एम्प्लॉयज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वहां पे ऐसा बोला जाता है टाटा के अंदर, एम्प्लॉयज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
अगर एम्प्लॉयज ही नहीं है तो ऑब्वियस बात है हमारे वहां पे जो भी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जो कैपिटल है, मशीन्स है, मटेरियल है, ये सब कुछ वेस्ट है। जब तक लेबरर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तब तक इन सब चीजों का कोई काम एज सच नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा वो लोग प्रॉपर स्किल्ड एम्प्लॉयज को लेके आए इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। उसके बिना मार्केट में सर्वाइव करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, वो लोग ध्यान रखें कि हम लोग फेयर रेम्यूनरेशन पे करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज को अच्छे से पे करेंगे, अच्छी सैलरी पे करेंगे। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जो मेरे वहां पे काम कर रहा है उस इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए यहाँ पे काम करने से। मोटिवेट करना है मुझे उन्हें टाइम टू टाइम। जितना ज्यादा मोटिवेट करूंगा उतना ही अच्छे से वो लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उनके आइडियाज को रिकॉग्नाइजेशन देना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब जाके हम लोग इंटरनल स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम लोग ध्यान रखेंगे, हमने अलग अलग चीजें देखी है इंटरनल स्टेक होल्डर्स में। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस ऑफ दी स्टेक होल्डर्स, मतलब जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो लोग इन एक्सपेक्टेशंस को क्या करें, बेसिकली फुलफिल करें। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कौन से स्टेक होल्डर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है शेयर होल्डर्स, ओनर्स और मैनेजर्स। इन लोगों की क्या ड्यूटी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो हम लोग देखने वाले हैं। वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु हैव इन्वेस्टेड मनी एज कैपिटल and their primary motive is to earn a reasonable return on their investment। अगर मैं शेयर होल्डर हूं, मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, तो सबसे पहली चीज मैं क्या सोचता हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो उसके ऊपर मुझे रीजनेबल रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये सबसे पहली एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी शेयर होल्डर की, किसी भी ओनर की। सेकेंड, दे एक्सपेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। मैंने अगर आप लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो मुझे टाइम टू टाइम ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए आपके बिजनेस का। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, उसके बारे में मुझे टाइम टू टाइम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड फ्यूचर प्लान्स। मुझे आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, मुझे आपके बिजनेस की पॉलिसीज पता करनी है, आपके फ्यूचर प्लान क्या है वो भी मुझे पता होने चाहिए। यानी ये सभी चीजें आप लोग मुझे क्या करोगे, टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करोगे। हर बार शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करेगा कि जिस भी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर प्लान्स और पॉलिसीज के बारे में मुझे पता हो। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट रीजनेबल स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड। सबसे पहली चीज तो डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब बेसिकली होता है रिटर्न। जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है 3 to 4%। उसी तरीके से अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं तो उन शेयर्स के ऊपर मुझे जो रिटर्न मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें डिविडेंड मिलना चाहिए शेयर्स पे। सेकेंड इज बोनस शेयर्स। शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें बोनस शेयर्स मिले। बोनस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स है जो कंपनी बेसिकली फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, बोनस शेयर्स। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और मेरी कंपनी में इस बार बहुत प्रॉफिट हुआ है, लार्ज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है मेरे पास, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। इस बार मेरी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देने वाले हैं। यानी अगर आप लोगों के पास 4 शेयर है तो मैंने डिसाइड किया है रेशियो 4:1 का, मतलब हर इंसान जिसके पास 4 शेयर्स है उसको 1 शेयर फ्री में मिलेगा। अगर आपके पास 8 शेयर्स है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे, 12 शेयर्स है तो आपको 3 शेयर्स मिलेंगे, बट फ्री में मिल रहे हैं, आपको उस चीज के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो शेयर होल्डर्स बेसिकली बोनस शेयर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन दी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। अगर हम लोग बेसिकली कोई शेयर परचेस करते हैं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। आज अगर मैंने कोई शेयर से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में परचेस किया है तो मुझे ऐसा होगा कि यार फ्यूचर में इसका प्राइस 120, 130, 150 होना चाहिए, तो जाके मुझे बेनिफिट होगा, जिसको हम लोग कैपिटल एप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस बढ़ ही नहीं रहा तो शेयर परचेस करने का ऐसा जो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, वो शायद नहीं होगा। हर शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो शेयर्स का मार्केट प्राइस है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए।
नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज। अब देखते हैं एम्प्लॉयज की क्या एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयज इन्वेस्ट द टाइम, टैलेंट एंड एफर्ट्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट ए कंगेनल वर्किंग एनवायरमेंट दैट इज फ्रेंडली वर्किंग एनवायरमेंट। एम्प्लॉयज ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेंडली वर्किंग एनवायरमेंट हो, जहां पे उन लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ये पहली एक्सपेक्टेशन है। Employees also expect additional benefits and incentives in the form of increment, promotion and bonus. एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम टू टाइम उनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, मतलब उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए टाइम टू टाइम, उनको बोनस मिलना चाहिए। जैसे इंडिया में तो सिस्टम है, हम लोगों ने देखा है कि हर दिवाली पे बोनस देते हैं हम लोग, और वो सारी चीजें। फिर प्रमोशन मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को। तो ये सारी कॉमन एक्सपेक्टेशंस है। Next is fringe benefits, that is in the form of contribution by the employer towards life insurance, group insurance, medical insurance, house, paid sick leave, profit sharing plan, provident fund, pension, profit sharing plan, paid vacations, etc. दूसरी चीज फ्रिंज बेनिफिट्स। अब ये फ्रिंज बेनिफिट्स है, बहुत सारे एडिशनल फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से मिलती है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करके दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से प्रोविडेंट फंड, बेसिकली आपकी सैलरी में से हर महीने प्रोविडेंट फंड की अमाउंट डिडक्ट होती है, लेकिन जब भी आप जॉब छोड़ोगे तो आपको बेसिकली वो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट रिटर्न मिल सकती है। पेंशन है, पेड सिक लीव है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप वहां से छुट्टी ले रहे हो, फिर भी आपकी सैलरी नहीं कट हो सकती। फिर पेड वैकेशन भी मिलता है बहुत बार कंपनी की तरफ से। प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी को अगर एक्सेसिव प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि एम्प्लॉयज के साथ प्रॉफिट थोड़ा बहुत शेयर कर सकती है। तो ये सब क्या है, एक्सपेक्टेशंस है, जो एडिशनल बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉयज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सप्लायर। अब सप्लायर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सप्लायर मतलब बेसिकली वो इंसान जो हमको बेसिकली रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स और वो सब सप्लाई कर रहा है। तो सप्लायर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट इज रेगुलर ऑर्डर। वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको रेगुलर ऑर्डर मिलेंगे हमारी तरफ से। सेकेंड इज फेयर एंड टाइमली पेमेंट। मैंने अगर उन लोगों से कुछ परचेस किया है तो मैं बहुत टाइम टू टाइम उन्हें क्या करूंगा, पे भी करूंगा उस चीज के लिए। हेल्दी, कोऑपरेटिव एंड लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब मेरे बिजनेस के साथ सप्लायर्स के लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होने चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म में भी हम लोग साथ मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ये एक्सपेक्टेशंस किसकी है? सप्लायर की। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वो सब की एक्सपेक्टेशन देखनी है। फर्स्ट इज प्रॉमिस्ड एंड रेगुलर इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने अगर कहीं से लोन लिया ना तो वो बैंक मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि ये टाइम टू टाइम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे मुझे। तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है उन लोगों की कि वो लोग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे हमसे। नेक्स्ट इज टाइमली पेमेंट ऑफ लोन रीपेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स। मैंने अगर लोन ली है ना तो वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो ईएमआई है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो भी मैं टाइम टू टाइम पे करूंगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या क्रेडिटर्स है, कोई भी इंसान हमारे साथ ट्रांजेक्शन करने से पहले हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखता है। फाइनेंशियल पोजीशन के बिना वो लोग कभी हमें लोन नहीं देने वाले, या फिर कोई भी हमें रॉ मटेरियल सब सेल नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, उन लोगों ने 1 लाख रुपए की लोन दी है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो 1 लाख रुपए दिए हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सेफ रहनी चाहिए, उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। सो ये एक्सपेक्टेशंस है बैंक्स की, क्रेडिटर्स की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। नेक्स्ट वन इज सोसाइटी। फाइनली अब सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस। सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करेंगे और वो भी रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे। सेकंड इज कंजर्वेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी हो सके उतना हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे सोसाइटी में। अच्छा है, लोगों को जितनी ज्यादा जॉब मिलेगी उतना ही बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी को। नेक्स्ट वन इज सोशली डिजायरेबल एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस फर्म। मतलब हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग डिजायरेबल एक्शन सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे। सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाके कभी भी बिजनेस नहीं करना। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, टोबैको सेल करना, वाइन सेल करना, लिकर सेल करना, ये सब चीजें। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड नेशनल कंसर्न। सिक्योरिटी की बात आती है, सेफ्टी की बात आती है, नेशनल कंसर्न, कंट्री की सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखना है।
बिजनेस करते टाइम कभी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पे या सेफ्टी पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। बिजनेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना कि आप लोग एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करोगे। नॉइस पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि बेसिकली जो इकोलॉजिकल बैलेंस है एनवायरमेंट में, उस चीज को मेंटेन करना है। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब नहीं होना चाहिए हमारे बिजनेस की वजह से। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज। अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है, हमको सामने थोड़ी बहुत चैरिटी भी करनी चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी ही चाहिए, डोनेशंस और ये सारी चीजें। नेक्स्ट, बेटर हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी कॉमन चीजें हैं जो सोसाइटी बेसिकली बिजनेस से एक्सपेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज एडहेरेंस टू द सोशल, कल्चरल एंड नेशनल वैल्यूज। बिजनेस करते टाइम सोशल और कल्चरल वैल्यूज का ध्यान रखना है, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, सोशल वैल्यूज को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीक एंड डेस्टिट्यूट्स, यानी बेसिकली हम लोग जो वीकर सेक्शन है उनको भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कंसर्न फॉर द नेशन एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, हम लोग हमारी कंट्री के लिए कंसर्न रहेंगे, कंट्री का ध्यान रखेंगे, वेलफेयर भी करेंगे। सिर्फ वेल्थ के बारे में, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, वेलफेयर के बारे में भी हमें सोचना है। सो ये अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है स्टेक होल्डर्स की। आई होप सभी को इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर हुई होगी, पहले के जो टॉपिक्स है वो भी समझ में आए होंगे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो लोग मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो मैं डेफिनेटली उस डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू एवरीवन।